हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। तो इससे पहले आप हमको ये बताइए, भारत का जो संविधान पढ़े थे, यानी कि भारत का संविधान क्या है, उसमें से कुछ हम प्रश्न पूछते हैं। यानी कि प्राथमिक कानून कौन होता है। अगर इंडियन पॉलिटी में बात करें, संविधान में बात करें, तो प्राथमिक कानून होता है संविधान, क्योंकि संविधान के अधीन, संविधान के दायरे में ही कोई कानून व्यवस्था बनाया जाता है। तो संविधान का शाब्दिक अर्थ हुआ नियमों एवं कानूनों का जो सिद्धांत होता है वही होता है। नियमों एवं कानूनों का सिद्धांत होता है शाब्दिक अर्थ संविधान का, ठीक है। बताइए, भारतीय संविधान का निर्माण का पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासनकाल में पड़ा था या नहीं पड़ा था? पड़ा था, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी संस्था हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, छोटा से हो या बड़ा पद हो, सरकारी हो, ये जो भी हो, संविधान के अंतर्गत, संविधान के अधीन ही दायरे में रहकर काम करती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि संविधान सरकार को यह अधिकार देती है, शक्ति देती है, आप जनता को, लोगों को कानून का पालन करवाइए। यहाँ तक लोग के साथ, यहाँ तक लोग के अलावा अगर सरकार भी उल्लंघन करती है कानून का, तो उनको भी दंड दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं दोस्तों, संविधान के दायरे में रहकर कोई काम किया जाता है। संविधान क्या है? नियमों एवं उपनियमों का लिखित दस्तावेज है जो यह निर्धारित करता है कि संविधान का, यानी कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, कार्य कैसा होगा, कानून कौन बनाएगा इत्यादि। आपको यह भी बताया था कि संविधान एक आईना है जिसमें वर्तमान, भूत और भविष्य को बताता है या झलक दिखाई मिलती है, यानी कि झलक दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो इससे पहले थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आप हिस्ट्री में पढ़े होइएगा 1757 का क्रांति, यानी कि युद्ध हुआ था। 1757 का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 का प्लासी का युद्ध। फिर उसके बाद में होता है आपको 1757 से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें भारत में, तो भारत में शासन करता है राजा, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उसके बाद में पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार, यानी कि ब्रिटेन सरकार, अंग्रेज, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जब भारत पर शासन करती है, व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी होती है जो कि अब शासन में हाथ फैला देती है। तो यहाँ प्लासी का युद्ध जब होता है 1757, यहीं से इनका शक्ति अब मिल जाता है। उसके बाद में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद इलाहाबाद का संधि होता है, जब बंगाल के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के साथ साथ अपना शासन व्यवस्था, यानी कि शासन चलाना शुरू कर देती है। तो ये ब्रिटेन के संसद में पता चलता है, ठीक है। तो पता चलता है तो वह डर जाता है, कौन सी कि आगे चल करके हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो सकता है। तो कंपनी बाद में जा कर के इसको, कंपनी को जो है ना घाटा पड़ता है, यानी कि कर्ज में डूब जाती है। कर्ज में डूबने का मतलब ये हुआ, ऐसे इसलिए डूब जाती है क्योंकि जैसे कि जहाँ जिस क्षेत्र में शासन कर रहा होता है, तो वहाँ के, जैसे कि वहाँ का राजा बदलते रहता है, तो वहाँ से उनको जो है ना वसूली जो कम पड़ जाता था, जिसके कारण रियायती कम पड़ जाता था, जिसके कारण वो कर्ज में डूब गया, ठीक है। तो युद्ध भी होता है। बाद में आगे चल करके कर्ज का दिक्कत को दूर करने के लिए कंपनी जो है ना महारानी से मदद मांगता है। तो आगे चल करके महारानी कहती है कि अगर ठीक है, हम तो कर्ज देंगे, लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था को चलाना पड़ेगा भारत पर। भारत के अंदर, भारत पर जो भी शासन व्यवस्था आप चला रहे हैं जिस भी क्षेत्र में, अब मेरे अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो बात मान लेता है। तो आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी को हटना ही पड़ता है कि नहीं। तो ब्रिटेन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से यहाँ तक शासन करती है, ठीक है, फिर ब्रिटिश सरकार यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दोस्तों, अब ये बात समझिएगा, जब कंपनी आती है भारत में, तो
73 से 53 तक शासन करती है। बाद में ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश संसद अधिनियम के माध्यम से ये शासन तो करवाती ही है। बाद में जब 1858 में पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार अपने अधिकार में, अपने अधीन भारत का शासन व्यवस्था जब कर लेती है, तो यहीं से यह माना जाता है कि भारत पूरी तरह से वास्तविक रूप से गुलाम बन जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कब से? 1858 से। ठीक है दोस्तों, बात तो बहुत कुछ है, इतना याद रखिए दोस्तों। पहले शासन करता था भारत पे राजा लोग, फिर उसके बाद में कंपनी आई, फिर उसके बाद में ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार। ऐसे करते करते अब भारत के अंदर जो भी कंपनी जो शासन कर रही थी, तो अधिनियम जारी किया। ठीक है, इसके अंतर्गत कंट्रोल करने की, यानी कि इसलिए अधिनियम जारी किया कि वहाँ का जो शासन है अनुकूल रह सके, है कि नहीं। तो यही शासन, यही अधिनियम आगे चल करके भारत का संवैधानिक विकास का एक अहम योगदान रहा। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिर्सिनिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 93, चार्टर एक्ट 13, चार्टर एक्ट 33, चार्टर एक्ट 53। तो दोस्त इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1773 से लेकर के 1853 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम है। ठीक है, तो यह अधिनियम कौन पारित करता है? तो ब्रिटिश संसद। ठीक है, उस समय आपको याद होगा दोस्तों कि जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, तो उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम रहती है। ठीक है, तो उन्हीं का सरकार रहता है। तो ये क्या करती है कि 15 वर्षों के लिए अधिकार दे देता है कि पूर्वी क्षेत्र में करने के लिए। बाद में जा कर के जेम्स प्रथम अनिश्चित काल के लिए कर देता है। ठीक है, तो व्यापार के साथ साथ ये क्या करता है कि राजनीतिक में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। और उसके बाद में ब्रिटिश संसद को पता चलता है, तो ये अधिनियम के माध्यम से कंट्रोल करना चाहती है संसद, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अंत में जा कर के पूरे भारत का जो शासन होता है अपने हाथ में ले लेती है। यहीं से भारत गुलाम पूरी तरह से बन जाता है। क्लियर? तो ब्रिटिश ताज या क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम दोस्तों 1858 है, भारत शासन अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद 1909, उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। फिर भारत शासन अधिनियम, फिर 1947 आता है दोस्तों। तो भारत पूरी तरह से स्वतंत्र, भारत को पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता जो है ना, भारत को सौंप दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। साथ में साथ ये जो अधिनियम है संवैधानिक विकास में अहम भूमिका अदा करता है, यानी कि सम्मिलित किया जाता है संवैधानिक विकास में, भारत का संवैधानिक विकास में ये अधिनियम। तो दोस्तों भारत को सत्ता भी मिला, साथ में ये कुछ भारतीय संवैधानिक विकास में ये अधिनियम भी सम्मिलित हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों आपको 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है दोस्तों। तो आपको हम जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है दोस्तों, आपको हम बताएंगे। ठीक है, जब इसको पार्ट बाई पार्ट, यानी कि सब एक बार एक इसको जो है ना हम डिस्कशन करेंगे, उसमें बताएंगे। इससे पहले दोस्त आपको हम कुछ ऑब्जेक्टिव वन लाइनर के रूप में दोस्तों लेके आएंगे। ठीक है, हमारा बताने का उद्देश्य दोस्तों यही था कि भारत का संवैधानिक विकास का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती है, फिर ब्रिटिश शासन का अब हाथ यहाँ से यहाँ तक रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रकार कर सकते हैं 1757 से लेकर के लगभग 1947। ठीक है, यानी कि अब लगभग 200 साल तक, 200 साल तक ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का शासन भारत पर रहता है। ठीक है, तो यही आपका दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास का क्रम रहा। ऐसे में भारतीय संविधान का निर्माण का जो पृष्ठभूमि जो होता है ना दोस्तों, ब्रिटिश का जो शासन होता है वहीं से शुरू होता है।
ठीक है। और संवैधानिक विकास का क्रम बात किया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय से ही होता है। जो भी दोस्त बात है, अब हम ऑब्जेक्टिव यानी कि वन लाइनर के रूप में लेके आएंगे दोस्तों। उसमें भी जो भी दिक्कत होगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, ये ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं, जो संविधान क्या है उसके बारे में आपको हम बताए थे। संविधान के बारे में बताए थे कि संविधान को के अंतर्गत जो भी संस्थाएं आती है, तो सरकार के 3 जो संस्थाएं हैं कौन कौन है आप ये बता सकते हैं तो कमेंट में, तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। सरकार के अंतर्गत 3 संस्थाएं कौन कौन होती है बताते हैं। संविधान, राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग कौन कौन है, हाँ ये इसी को बताना है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कल हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे दोस्तों, यानी कि वन लाइनर के रूप में आएंगे। जो भी इससे पहले हम लोग देखे थे संविधान क्या है, वहाँ से कुछ प्रश्न बनेगा लेके आएंगे और इसको डिस्कशन करेंगे। उसके बाद भी यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव जो वन लाइनर बनेगा उसको भी लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। जो भी कुछ थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा तो हम अब ऑब्जेक्टिव वन लाइनर के रूप में लेके आएंगे दोस्तों, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।